वेलकम टू फरहान कॉमर्स क्लासेस। मैं जुल्करनैन आपका इकोनॉमिक्स टीचर। आज हम सर क्या पढ़ेंगे? आज हम क्लास 12th शुरू करेंगे। किसका? इकोनॉमिक्स का। तो ये जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली इकोनॉमिक्स का जो इंट्रोडक्शन है वो हम पढ़ेंगे। अंडरस्टूड है? चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन और उसका डिफरेंशिएट बिटवीन। ये एकदम बेसिक है आपके क्लास 12th के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माइक्रो और मैक्रो का क्या पढ़ेंगे सर? उसका डिफरेंशिएट बिटवीन। तो पहला बेसिस क्या है इसका? पहला बेसिस क्या है? बेसिस ऑफ स्टडी। इसको बेसिकली हम मीनिंग भी कहते हैं। अंडरस्टूड? चलिए, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो स्कैरसिटी का जो प्रॉब्लम है उसको स्टडी करता है। कौन से लेवल में करता है सर? इंडिविजुअल लेवल में। इंडिविजुअल लेवल में, हाउस होल्ड लेवल में और फर्म और एन इंडस्ट्री। अंडरस्टूड है? एक यूनिट के बेस पे, एक इंडिविजुअल के बेस पे वो स्टडी करता है। बिल्कुल साफ है, क्लियर है, समझ में आया? अब चलिए हम बढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की ओर। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज प्रॉब्लम्स ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। अंडरस्टूड है? एज अ होल की स्टडी करता है कौन? मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है? चलिए एक चीज और ध्यान देंगे, आपने मेरे ख्याल से सब लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसका आई का मतलब क्या होता है सर? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, ठीक है। और ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो ए है इसका मतलब क्या होता है सर? एग्रीगेट। अंडरस्टूड है? इसको आप ध्यान में रखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल, मैक्रो इकोनॉमिक्स का ए स्टैंड फॉर एग्रीगेट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एज अ होल पढ़ते हैं, मतलब एज अ एग्रीगेट की स्टडी करते हैं। क्लियर है? समझ में आया पहला पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है इकोनॉमिक वेरिएबल। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। माइक्रो इकोनॉमिक यूजेस माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। माइक्रो इकोनॉमिक क्या यूज करेगा सर? माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल यूज करेगा, सच एज कंज्यूमर का डिमांड और प्रोड्यूसर का सप्लाई। अंडरस्टूड है? इसकी हम स्टडी करेंगे किसमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सर मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी वही है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करेगा? मैक्रो वेरिएबल को यूज करेगा, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड और सर एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, हमने पहले ही कहा था माइक्रो इकोनॉमिक में इंडिविजुअल लेवल पे डील होता है, तो वो एक कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की बात करेगा इंडिविजुअल लेवल पे, यूनिट लेवल पे। अंडरस्टूड है? और मैक्रो इकोनॉमिक में हमने कहा था एग्रीगेट की बात होती है, तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है सर हमारा? इकोनॉमिक एजेंट। अगला पॉइंट क्या है? इकोनॉमिक एजेंट। अंदर पढ़ते हैं। इकोनॉमिक एजेंट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस हु टेक इकोनॉमिक डिसीजंस। इकोनॉमिक एजेंट का मतलब क्या होता है सर? कोई इंडिविजुअल या कोई इंस्टीट्यूशन जो क्या लेता है? इकोनॉमिक डिसीजन लेता है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एजेंट। तो हम इसमें देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक का डिसीजन कौन लेगा और मैक्रो इकोनॉमिक का डिसीजन कौन लेगा। क्लियर है? चलिए आइए। इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट इंक्लूड, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट कौन होते हैं? कंज्यूमर होते हैं और प्रोड्यूसर होते हैं। दे फोकस ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑफ पर्सनल गेन। वो किस पे करते हैं फोकस? अपने पर्सनल गेन को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है ये कौन सा इकोनॉमिक एजेंट है? इंडिविजुअल है, हमने पहले ही पढ़ा। अंडरस्टूड? इसको हम बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक एजेंट। क्लियर? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। Institutions economic units include state और statutory bodies like RBI, SEBI और आपका TRAI। अंडरस्टूड है? They focus on the maximization of social welfare। ये किसकी बात कर रहा है सर? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है। ये बोलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इंक्लूड होते हैं, जैसे कि RBI जो कंट्री एज अ होल बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, जैसे कि सेबी वो पूरा कंपनी का स्टॉक मार्केट एज अ होल रेगुलेट करता है। तो हमने पहले ही पढ़ा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है? एज अ होल, एज अ एग्रीगेट की पढ़ाई करते हैं। अंडरस्टूड है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन इकोनॉमिक एजेंट होंगे सर? RBI होगा, सेबी होगा। क्लियर है? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। At the micro level, economic decisions are taken largely by individual economic agent। माइक्रो लेवल पे ये जो इकोनॉमिक एजेंट है ना सर, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है, ये डिसीजन लेंगे। एट मैक्रो लेवल इंस्टीट्यूशन एजेंट जो है वो डिसीजन लेंगे। कौन? सेबी हो गया आपका और RBI हो गया। क्लियर है? जो मैंने आपको बताया।
अंडरस्टूड? एकदम आराम से समझेंगे, एकदम ध्यान से समझेंगे, एकदम प्यार से पढ़ाई करेंगे। क्लियर है? चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला क्या बोलता है? डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन कौन सा आपका इकोनॉमिक्स है जो एग्रीगेट की बात करता है? किसमें डिग्री ऑफ एग्रीगेशन बहुत ज्यादा है? कौन बहुत ज्यादा एग्रीगेट की बात करता है? तो मेरे ख्याल से आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन चलिए पढ़ते हैं। आइए, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स देयर इज अ लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। हमने पहले ही कहा है सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसकी बात होती है? इंडिविजुअल की बात होती है, तो इसमें एग्रीगेट की बात ही नहीं आई। तो बोलता है सर हम लिमिटेड है, एग्रीगेट हमारा कोई काम नहीं है, हमें लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है। बट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है। क्यों? क्योंकि उसका काम ही है एग्रीगेट को स्टडी करना, एग्रीगेट को पढ़ना, एग्रीगेट को समझना। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास, चलिए तो अगला हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है? डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशंस। क्या है सर? डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशन। डिफरेंट सेट मतलब क्या होता है सर? अलग अलग की बात कर रहा है। डिफरेंट डिफरेंट एजम्पशंस होते हैं। एजम्पशन मतलब क्या है? जो हम सोचते हैं, जो हम अज्यूम करते हैं। अंडरस्टूड है? उसको हम बोलते हैं एजम्पशंस। क्लियर है? अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर बेस्ड ऑन डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशन। ये कहता है कि सर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, वो कुछ और एजम्पशन करता है, कुछ और चीजों को मानता है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो कुछ और चीजों को मानता है। दोनों के जो एजम्पशन है वो अलग अलग है। क्या बोला ये सर? दोनों के जो एजम्पशन है, दोनों जो चीजों को मानते हैं वो कैसे मानते हैं? वो अलग अलग मानते हैं। अंडरस्टूड? ये बोलता है कुछ और एज्यूम करेंगे, हम कुछ और सोच करके चलेंगे। ये बोलता है कि हम कुछ और सोच करके चलेंगे। अब देखते हैं दोनों क्या क्या सोचते हैं। चलिए आगे। सेंट्रल वेरिएबल्स आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। ठीक, ये क्या बोलता है कि कुछ वेरिएबल्स हैं सर, कुछ सर्टेन वेरिएबल्स हैं जो कांस्टेंट माने जाते हैं। किसमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। कांस्टेंट मतलब सर, मतलब जो चल रहा है उसको चलने देना, उसको चेंज नहीं करना। कांस्टेंट जैसा आ रहा है उसको मानने देना, यहाँ ये कांस्टेंट ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, whereas they are assumed to be changing in macroeconomics, बट क्या होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम उसको क्या मानते हैं कि वो चेंज हो रहा है। ये क्या बोला सर? कुछ वेरिएबल है जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में मानते हैं वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब कभी चेंज नहीं होगा। और ये बोलता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ वेरिएबल, वो सेम वेरिएबल को हम बोलते हैं कि चेंज होगा। अंडरस्टूड है? तो दोनों के क्या सर? अलग अलग एजम्पशंस है, अलग अलग मानना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Similarly, certain variables that are assumed to be constant in macro are assumed to be changing in micro. फिर ये वही बोलता है कि कुछ assumption जो है वो माइक्रो में अलग है तो मैक्रो में अलग है, अगर मैक्रो में अलग है तो माइक्रो में अलग है। दोनों के जो assumption है, दोनों का जो मानना है वो अलग अलग है। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। In microeconomics, total output and employment are taken as constant. ये क्या बोल रहा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में सर हम टोटल आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होगा। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट और इनकम इज टेकन एज कांस्टेंट। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसको कांस्टेंट मानते हैं? आउटपुट को और इनकम को। तो दोनों जो है अलग अलग जिनके अजम्पशंस है। ठीक है? ये क्या बोलता है? डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का अलग मानना है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का अलग मानना है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? एकदम क्लियर कट आपको बेसिक समझाया जा रहा है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछेंगे। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है सेंट्रल इश्यू। अंडरस्टूड है? सेंट्रल इश्यू मतलब जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होते हैं। अंडरस्टूड? सेंट्रल प्रॉब्लम्स को बोलते हैं सेंट्रल इश्यू। जो इकोनॉमिक में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इकोनॉमिक में प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होते हैं सर? क्योंकि ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है, और रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। तो उस अनलिमिटेड ह्यूमन वांट को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज हमारे पास क्या है? लिमिटेड है। समझ में आया? इसीलिए जो है सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है? क्रिएट होता है। क्लियर है? चलिए अंदर आते हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द सेंट्रल इशू इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। बोलता है सर माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना हम रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करें, ये हमारा सेंट्रल इशू है। ठीक है? हम इससे डील करते हैं। क्लियर? एक लाइन में ये बोलता है सर कि जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है ना, वो हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो हमारे लिए सेंट्रल प्रॉब्लम है। किसमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। क्लियर? चलिए आगे। ये बोलता है सेंट्रल इशू मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है सर? सेंट्रल इशू डिटर्मिनेशन ऑफ ओवर लेवल ऑफ आउटपुट।
ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट, ओवरऑल की बात करता है, ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट किसका इश्यू है सर? मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेंट्रल इश्यू है। क्लियर है, समझ में आया? सेंट्रल इश्यू बोले तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है सर? डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है, एकदम बेसिक तरीके से। डाउट हो तो फटाफट आप कमेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोलता है सर मेथड ऑफ स्टडी। हम कौन सा मेथड ऑफ स्टडी यूज करते हैं, हम किस तरीके का मेथड ऑफ स्टडी करते हैं, ये जो है हम आगे पढ़ेंगे उसमें, किसमें? न्यूमेरिकल्स में। बट इसकी थ्योरी हम समझ लेते हैं क्या है ये। चलिए, मेथड ऑफ स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एट जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम मेथड यूज करते हैं उसको बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ये नाम याद रखना है बस आपको, डिफरेंशिएट बिटवीन में। ये बोलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो हम मेथड स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, GEA। अंडरस्टूड? ये किस में आएगा सर? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्लियर है? चलिए अब आते हैं ऑन द अदर हैंड, दूसरे साइड में मेथड ऑफ स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अंडरस्टूड है? जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस मतलब सर हम इसमें जनरल लोगों की बात करते हैं, मतलब सारे लोगों की बात करते हैं, एग्रीगेट लोगों की बात कर रहे हैं। बट पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस मतलब हम कुछ लोगों की बात कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल लोगों की बात कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं पार्शियल हो जाना। सबकी बात नहीं हो रही है, कुछ इंडिविजुअल लोगों की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? पार्शियल। जब सबकी बात करेंगे तो क्या हो गया? जनरल। तो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस किस में आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस किस में आएगा सर? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। क्लियर है यहां तक? ये आपका डिफरेंशिएट बिटवीन था और बेसिक किसका था? माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का। वेलकम टू फरहान कॉमर्स क्लासेस। मैं जुल्करनैन, आपका इकोनॉमिक्स का टीचर। तो चलिए, हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था सर? इंट्रोडक्शन पढ़ा था माइक्रो और मैक्रो का, और उसका हमने डिफरेंशिएट बिटवीन देखा था। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। अंडरस्टूड है? हम इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स देखेंगे। सबसे पहला वहां से हमारी शुरुआत होगी। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। ये बोलता है गुड्स कितने तरीके से सर क्लासिफाई होते हैं। ये क्या बोलता है सर? गुड्स कितने तरीके से क्लासिफाई होते हैं। अंडरस्टूड है? इसको बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्लियर है? चलिए, सबसे पहला हम बोलते हैं सर फाइनल गुड्स। कितने तरीके के गुड्स होते हैं? 1 2 3 4 तरीके के गुड्स होते हैं, दिख रहे हैं सामने आपको। सबसे पहला होता है फाइनल गुड्स, दूसरा होता है सर इंटरमीडिएट गुड्स, तीसरा होता है सर कंजम्पशन गुड्स, और चौथा होता है सर कैपिटल गुड्स। क्लियर है? जरूरी नहीं है कि आप इस लाइन में पढ़े, आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, बट अच्छा होता है कि इस लाइन में लिखा जाता है, एक सीरीज में और एक सीक्वेंस में जाता है। तो इसको आप नोट करेंगे। हो सकता है अगर आपके पास नोट्स है, बुक है, तो उसमें लिख लेंगे, उसमें टिक कर लेंगे, या तो आप कॉपी में लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एट द लास्ट। क्लियर? चलिए, सबसे पहला हम देखेंगे सर फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स किसको कहते हैं? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर फाइनली परचेज्ड बाय द कंज्यूमर्स। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फाइनली, जो आखिरी में कौन खरीदता है? कंज्यूमर खरीदता है। आगे, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट, अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। ये जो गुड्स होते हैं हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन। बाउंड्री लाइन, ये क्या होते हैं? बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर देते हैं। बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर देते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है? फाइनल गुड्स वो गुड्स है जो फाइनली परचेज करता है कौन? कंज्यूमर। आखिरी में जो कंज्यूमर गुड्स परचेस करता है उसको हम बोलते हैं फाइनल गुड्स। फिर इसको और अच्छे तरीके से समझाता है। ये बोलता है सर फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके होते हैं। कौन सा बाउंड्री लाइन सर? बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसको आप पूरा लिखेंगे, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, वो गुड्स होते हैं जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके होते हैं। बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस करना मतलब क्या होता है सर? जो प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस, उसके बाहर निकल जाना। अंडरस्टूड है? गुड्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर निकल के रेडी हो जाती है यूज के लिए, उसको हम बोलते हैं फाइनल गुड्स। क्लियर? चलिए आगे। एंड ऑफ प्रोडक्शन एंड आर द रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। ये क्या होते हैं? रेडी फॉर यूज होते हैं, अपने फाइनल यूजर्स के लिए रेडी फॉर यूज होते हैं। उसमें कुछ और वैल्यू ऐड करने की हमें जरूरत नहीं होती है। क्लियर है? फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फाइनली कंज्यूमर के लिए परचेस करने के लिए रेडी होते हैं, जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके होते हैं, जिसमें कोई भी वैल्यू ऐड करने की जरूरत
नहीं होती, और कंज्यूमर के लिए वो रेडी फॉर यूज होते हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंज्यूमर दो तरीके के होते हैं, इस गुड्स को, फाइनल गुड्स को दो तरीके के लोग खरीदते हैं, एक कंज्यूमर होते हैं और एक प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, ये जो फाइनल यूजर्स है सर, ये कितने तरीके के होते हैं? जो फाइनल यूजर्स है दो तरीके के, एक आपका कंज्यूमर होता है और एक आपका प्रोड्यूसर होता है। कंज्यूमर कौन होता है? जो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए गुड्स को यूज करता है। आर दोस गुड्स व्हिच आर फाइनली परचेज्ड बाय कंज्यूमर फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए खरीदता है। जैसे कंज्यूमर खरीदता है ब्रेड, बटर, और कंज्यूमर क्या खरीदता है सर? क्लोथ्स खरीदता है, और क्या क्या खरीदता है? टोपी खरीदता है, वॉच खरीदता है। ठीक है, बेसिक चीजें हम इसमें लिख रहे हैं। ठीक, तो कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर परचेज करता है और उसको अपने सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स के लिए यूज कर लेता है उसको। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। क्लियर? अब सर प्रोड्यूसर गुड्स किसे बोलते हैं? आर दोस गुड्स व्हिच आर फाइनली परचेज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। ठीक, प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो गुड्स को प्रोड्यूसर खरीदता है। अंडरस्टूड? बाय द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर खरीदता है अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करने के लिए, जैसे कि आपका ट्रैक्टर हो गया या सर मशीनरी हो गई। अंडरस्टूड? जैसे कि कोई प्रोड्यूसर है, उसने ट्रैक्टर खरीदा तो उसको क्या करेगा? अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करेगा। कोई कंपनी है, उसने मशीन को खरीदा तो क्या करेगा सर? अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको यूज करेगा। अंडरस्टूड? ठीक, तो ऐसे गुड्स जो फाइनली रेडी है यूज करने के लिए, जिसमें हम किसी एडिशन की, किसी सब्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है, उसे हम बोलते हैं फाइनल गुड्स। उसको दो लोग यूज करते हैं, एक कंज्यूमर यूज करते हैं और एक कौन यूज करता है सर? दूसरा प्रोड्यूसर यूज करता है। क्लियर है? चलिए अगला हम चलते हैं। मैं साइड हट जाऊं, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो फटाक से उसको आप क्या करेंगे सर? स्क्रीनशॉट लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब आपके सामने एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। क्या है सर? छोटा सा न्यूमेरिकल, फाइनल गुड्स का एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। ठीक, हमें निकालना है फाइनल गुड्स के एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस ऑन फाइनल गुड्स। तो किस तरीके से निकलेगा? मैं बोलता हूं कि मैं जुल्करनैन इस पेन को खरीदा अपने घर में यूज करने के लिए, तो वो क्या हो गया? कंज्यूमर गुड्स हो गया, क्योंकि मैं इसको अपने सेटिस्फैक्शन के लिए यूज कर रहा हूं। तो इस 10 रुपए के मैंने पेन खरीदा, तो ये क्या हो गया सर? इसको हम बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैं इसको किस लिए यूज कर रहा हूं? अपने लिए यूज कर रहा हूं, अपने घर में यूज कर रहा हूं। मेरे घर में बोर्ड लगा है, मैं उसको अपने लिए यूज कर रहा हूं। मेरे को पढ़ाई करने में अच्छा लगता है तो मैं उसके लिए यूज कर रहा हूं। तो ये मुझे पेन पड़ता है 10 रुपए का, तो वो क्या हो गया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक, उसके बाद मैं इसको अपने कोचिंग के लिए खरीदता हूं। ठीक, तो कोचिंग में क्या होगा? ये मेरे सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होगा, तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं सर? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर है? तो ये मेरा कितना हुआ? 20 रुपए का मैंने इसको खरीदा, थोड़ा महंगा लिया तो 20 रुपए का। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि हमारा जो फाइनल गुड्स में एक्सपेंडिचर है वो कितना हुआ? तो क्या बोलेंगे सर? दोनों को जोड़ के बोलेंगे 30 हुआ। समझ में आ रहा है? फाइनल एक्सपेंडिचर कितना होगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो आप अपने घर के लिए यूज कर रहे हैं और जो प्रोड्यूसर अपने प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज करेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम सर? फाइनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये फाइनल एक्सपेंडिचर होगा। अंडरस्टूड है? क्लियर है? चलिए, कोई डाउट होगा तो फटाक से कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। फाइनल गुड्स के बाद दूसरा क्या आएगा सर? दूसरा हम बोलेंगे उसको इंटरमीडिएट गुड्स। दूसरा कौन सा गुड्स है? उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, आपके सामने देखते हैं इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, आइए। आर दोज गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। वो गुड्स, ऐसे गुड्स जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ही हैं, अभी वो अच्छी तरीके से प्रोड्यूस नहीं हुए हैं कि उसको फाइनल यूजर यूज कर सके। बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर मतलब क्या है? जो प्रोडक्शन हो रहा है वो अभी उसके प्रोसेस के अंदर ही है, उसमें कुछ वैल्यू ऐड करना बचा है, वो अभी रेडी नहीं हुआ है कि उसे यूज करा जा सके। उसको हम बोलते हैं क्या? इंटरमीडिएट गुड्स। एंड वैल्यू इज येट टू बी एडेड, उसमें अभी कुछ वैल्यू ऐड करना बचा हुआ है, मैंने आपको कहा। ठीक, इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स है? जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया है और अभी उसमें कुछ वैल्यू ऐड करना बचा है। चलिए, as goods are yet not ready for use by their final users, ये अभी अपने फाइनल यूजर्स के यूज करने के लिए तैयार है क्या सर? नहीं है।
क्लियर? इसमें आपको 3 पॉइंट ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट, ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को पास नहीं किया है। दूसरा, अब इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करना बचा है। तीसरा क्या बोल रहा है सर, अभी अपने फाइनल यूजर्स के लिए यूज करने के लिए रेडी नहीं हुआ है। ये जो 3 पॉइंट जिसके अंदर आते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर? चलिए, कोई डाउट है तो फटाक से पूछा करिए कमेंट में। एग्जांपल, जैसे कि कारपेंटर जो है वो लकड़ी खरीदता है, उसका एज अ रॉ मटेरियल यूज करता है, उससे क्या बनाता है? टेबल बनाता है, पेंसिल बनाता है, चेयर बनाता है। अंडरस्टूड? तो ये जो वुड है सर, ये क्या होगा? ये इंटरमीडिएट गुड्स होगा। क्यों? क्योंकि अभी लकड़ी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के बाहर नहीं गया है, ये अभी फाइनल यूज के लिए रेडी नहीं हुआ है, इसमें अभी वैल्यू ऐड करना बचा हुआ है सर। उसको ना हम काटेंगे वुड को तो चेयर बनेगा, टेबल बनेगा, पेंसिल बनेगी। अंडरस्टूड है? क्लियर है? तो ये जो वुड है सर, ये क्या है? इसको हम बोलेंगे, ये जो वुड है ये इंटरमीडिएट गुड्स है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला गुड्स का नाम क्या है? कैपिटल गुड्स। ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम अकाउंट्स में पढ़ते हुए आते हैं। कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स। कैपिटल गुड्स क्या है सर? फिक्स्ड एसेट्स है, जो आपके कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स है उसको आप क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स बोलते हैं। ऑफ द प्रोड्यूसर, दे आर यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल इयर्स एंड आर ऑफ हाई वैल्यू। क्लियर है? ये कुछ सालों के लिए यूज होते हैं और इनका वैल्यू बहुत हाई होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। पहला ध्यान रखेंगे, कैपिटल गुड्स मतलब जो फिक्स्ड एसेट्स को बोलते हैं, जो सेवरल ईयर तक बहुत लंबा यूज होते हैं, जो हाई वैल्यू के होते हैं। अंडरस्टूड? जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी। तो आप बोलेंगे सर अभी तो प्रोड्यूसर गुड्स में भी यही बात हुई थी, कहां चले गया हमारा प्रोड्यूसर गुड्स? आपने यहां पे भी यही कहा था, जो प्रोड्यूसर उसको यूज कर रहा है उसको हम बोलेंगे प्रोड्यूसर गुड्स। क्लियर है? चलिए अब दोनों का डिफरेंस देखते हैं। माइनर सा डिफरेंस है प्रोड्यूसर गुड्स में और कैपिटल गुड्स में। इधर आइएगा, प्रोड्यूसर गुड्स क्या है सर? प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक। और दूसरा क्या है? कैपिटल गुड्स। अब हम देखेंगे दोनों में फर्क क्या है या दोनों में डिफरेंस क्या है। क्लियर है? चलिए, प्रोड्यूसर गुड्स मतलब सर जितने भी गुड्स है, ऑल गुड्स जो प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन के लिए यूज करता है, ठीक है, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करता है, ठीक है, जो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करता है, वो सारे गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स, वो सारे गुड्स जो प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करता है। जैसे कि हम यहां पर पेन यूज कर रहे हैं, पेंसिल यूज कर रहे हैं, फैन यूज कर रहे हैं, एसी यूज कर रहे हैं, मशीन यूज कर रहे हैं, टेबल यूज कर रहे हैं, चेयर यूज कर रहे हैं, हमारे पास चौक रखा हुआ है, इसमें डालने के लिए इंक रखा हुआ है। तो सारे गुड्स क्या होते हैं सर? सारे गुड्स होते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। क्यों? क्योंकि आगे हमें फर्दर प्रोड्यूस कर करके दे रहे हैं। ये सारी चीजों को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स। जैसे कि मैं इसमें लिख दूं टेबल, चेयर, पेन, एसी, मशीन, और क्या लिख सकते हैं सर? और क्या होता है? और आपका फैन, इंक, ठीक है, पेंसिल, बहुत सारी चीजें होती है इसमें, इसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। ऐसे गुड्स जो प्रोड्यूसर के प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं, ऐसे सारे गुड्स को हम क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर गुड्स बोलेंगे। क्लियर है? चलिए, अब कैपिटल गुड्स में क्या बोला गया था? वो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। हाई वैल्यू के होते हैं सर, हाई वैल्यू के होते हैं। और एक क्या था? सेवरल ईयर के अंदर यूज होते हैं, सेवरल ईयर के अंदर। तो जो प्रोड्यूसर गुड्स में ये सारी चीज किसके अंदर आती है? मशीन के अंदर आती है। या तो एसी हो गया आपका, ये लॉन्ग टर्म यूज होता है, फिक्स्ड एसेट्स होता है, हाई वैल्यू का होता है और सेवरल ईयर के लिए यूज होता है, तो इनको बोलते हैं हम कैपिटल गुड्स। अंडरस्टूड? तो एक क्वेश्चन होगा आपके बुक में, वो ये कहेगा कि क्या सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स होते हैं क्या? आपको बोलना है नहीं, नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में बहुत सारी चीजें आती है। प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर जो फिक्स्ड एसेट्स है, जो हाई वैल्यू के हैं और जो सेवरल ईयर के लिए यूज होते हैं, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। ठीक है? जैसे कि एसी और मशीन या प्लांट, ये हाई वैल्यू के होते हैं और सेवरल ईयर्स के लिए यूज होते हैं। क्लियर है? समझ में आया? तो कभी भी क्वेश्चन आएगा कि सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स होते हैं क्या? आपको बोलना नहीं होते हैं। समझ में आया? ठीक, चलिए अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का, वो है कंजम्पशन गुड्स। क्या है सर? कंजम्पशन गुड्स। Consumption goods are those goods which are directly used for the satisfaction of human wants. Consumption goods हमने पहले भी पढ़ा कि consumption goods वो goods होते हैं जो directly human के satisfaction के लिए यूज होते हैं। हम उसको खरीदते हैं और यूज कर लेते हैं। जैसे कि आइसक्रीम आप खा लेते हैं यूज करके, मिल्क जो है आप यूज कर लेते हैं,
ब्रेड यूज कर लेते हैं, बटर यूज कर लेते हैं, क्लॉथ यूज कर लेते हैं, बॉटल यूज कर लेते हैं, पानी यूज कर लेते हैं, चिप्स खा लेते हैं, कुरकुरे खा लेते हैं, मोमोज खा लेते हैं, गुपचुप खा लेते हैं, वो सारे किस में आएंगे सर? वो सारे को हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। क्यों? क्योंकि आपने अपने डायरेक्टली सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट के लिए यूज किया। क्लियर है? ये हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। और आज का लास्ट टॉपिक आपके सामने आएगा, इसका आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिसके पास नहीं है, जल्दी से। वेलकम टू फरहान कॉमर्स क्लासेस। मैं जुल्करनैन, आपका इकोनॉमिक्स टीचर। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम क्या पढ़ेंगे सर? सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। आज हम पढ़ेंगे सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बुक निकाल लीजिए, जिसके पास नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसके पास वो भी नहीं कर सकते नोट्स बनाइएगा। क्लियर? तो सबसे पहला जो सेक्टर है उसको हम बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। जरा हम पेन का कलर चेंज करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से, जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा। लाल कर देते हैं सर, क्या लाल? RCB। चलिए, हाउस होल्ड सेक्टर। पहला सेक्टर क्या है सर? हाउस होल्ड सेक्टर। इसका मतलब क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर में कौन लोग आते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर में वो लोग आते हैं जो कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, जो कंज्यूमर होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं पहले। ठीक, और दूसरा ये क्या होते हैं? ओनर होते हैं। ओनर होते हैं किसके? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। ठीक, हाउस होल्ड सेक्टर में कौन लोग आते हैं? जो कंज्यूमर होते हैं, जो नॉर्मल लोग हैं उसको हम बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर में आते हैं। और ये लोग क्या होते हैं? ओनर होते हैं किसके? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने 11th में पढ़ा होगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इसको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हाउस होल्ड क्या होते हैं सर? वो कंज्यूमर होते हैं जो ओनर होते हैं किसके? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के वो ओनर होते हैं, उसको हम बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। जनरली हाउस होल्ड सेक्टर में हम पब्लिक की बात कर रहे होते हैं। अंडरस्टूड? जो कंज्यूम करता है, जो काम करता है जाकर के लोगों के लिए। ठीक, तो जो जनरल पब्लिक है, नॉर्मल पब्लिक है, उसको अपन बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। समझ में आ रहा है? चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। अगला पॉइंट क्या है? आप फटाक से देखेंगे और कमेंट करेंगे। चलिए अगला क्या है? प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर में वो लोग आते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं सर। अंडरस्टूड है? चलिए अंदर पढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल प्रोड्यूसर्स यूनिट फर्म इन द इकोनॉमी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसे फर्म्स, ऐसे यूनिट्स जो क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। वो सारे लोगों को हम किसमें इंक्लूड करेंगे? प्रोडक्शन सेक्टर में। in the economy for the production of goods and services. The firm hire purchase factors of production from the household. प्रोड्यूसर सेक्टर क्या होती है? ये हाउस होल्ड से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को परचेज करती है। अंडरस्टूड? ये कहती है कि लाओ आपकी जमीन दो, हम उस पर काम करेंगे, आपके लेबर आ जाओ, हमारे यहाँ काम करो, आपका कैपिटल एंटरप्रेन्योर है, हमें दो, हम अपने बिजनेस में लगाएंगे। अंडरस्टूड है? तो ये कौन होते हैं सर? प्रोड्यूसर सेक्टर होते हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर बेसिकली वो लोग होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं और परचेज करते हैं किसको? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। क्लियर है? इनको हम बोलते हैं सर प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर में वो लोग आते हैं जो जनरल पब्लिक होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं और जो ओनर होते हैं किसके? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। प्रोड्यूसर सेक्टर में वो लोग आते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं और जनरली ये परचेज करते हैं, हायर करते हैं किसको? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। क्लियर है यहाँ पर? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। अगला क्या है सर? गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर। चलिए हम गवर्नमेंट सेक्टर को दो तरीके से हम मानते हैं या दो तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहला गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी, दूसरा गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर। अंडरस्टूड? सबसे पहले गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी, दूसरा गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर। गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी का मतलब क्या होता है सर? गवर्नमेंट आपके डिफेंस करती है। ठीक है, गवर्नमेंट आपको क्या प्रोवाइड करती है? आपको एड्स प्रोवाइड करती है। अंडरस्टूड है? आपको गवर्नमेंट जो है सिलेंडर में क्या मिलता है? आपको क्या बोलते हैं उसको? सिलेंडर में मेरे को भी याद भी नहीं आ रहा एग्जैक्ट। सब्सिडी प्रोवाइड करती है, आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो मतलब गवर्नमेंट आपके एक सेक्टर में हम उसको समझते हैं कि गवर्नमेंट आपके वेलफेयर के लिए काम कर रही है, आपको डिफेंस प्रोवाइड कर रही है, एड्स प्रोवाइड कर रही है, सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, आपका डेवलपमेंट कर रही है, कंट्री को चला रही है। तो गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी। दूसरा क्या है? गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर। गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर क्यों सर? क्योंकि गवर्नमेंट भी तो प्रोडक्शन करती है, गवर्नमेंट के भी तो कंपनीज होते हैं सर, है कि नहीं? तो वहां गवर्नमेंट क्या करती है? प्रोडक्शन करती है।
तो इसलिए गवर्नमेंट को हम दो तरीके से मानते हैं, गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी और गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर। अंडरस्टूड? गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर ये प्रोडक्शन सेक्टर में नहीं आएगा, गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर ये गवर्नमेंट ही सेक्टर में आएगा। क्लियर? तो गवर्नमेंट को हम दो तरीके से समझते हैं, एक गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी और एक गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर। क्लियर है? यहां पर समझ में आ रहा है? चलिए आगे हम देखते हैं गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी क्या करती है। वेलफेयर वर्क करती है, फंक्शंस आर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, डिफेंस को देखती है। क्लियर है? ये आपके सामने छोटा सा नोट्स है, इसको इसके अंदर लिख लेंगे आप। क्लियर पॉइंट को? चलिए लास्ट पॉइंट है सर, लास्ट पॉइंट हमारा क्या है? एक्सटर्नल सेक्टर। लास्ट पॉइंट क्या है सर? एक्सटर्नल सेक्टर। ध्यान देंगे सभी लोग, बुक में है तो बुक में देखेंगे, बाकी सामने देखेंगे। ठीक, लास्ट पॉइंट क्या है सर हमारा? लास्ट पॉइंट है एक्सटर्नल सेक्टर। ये तो आप लोगों की मेरे ख्याल से बताने की जरूरत ही नहीं है। एक्सटर्नल सेक्टर में वो चीजें इंक्लूड होती है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड होती है। किससे सर? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड होती है। कल के बिजनेस के क्लास में हमने पढ़ा कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो उसको जाकर के वो वीडियो को देख करके आएंगे। अंडरस्टूड है? ठीक। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज को इंडिया के बाहर भेजना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री भेजना। इंपोर्ट मतलब दूसरे कंट्री से अपने देश में सामान को लेकर के आना, खरीदना। तो एक्सटर्नल सेक्टर मतलब बाहर की बात हो रही है, इंडिया के बाहर की बात हो रही है, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज के क्या होंगे? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है? जो डोमेस्टिक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से डील करती है। एक्सटर्नल सेक्टर को हम फॉरेन सेक्टर भी बोलते हैं। फॉरेन मतलब बाहर की सेक्टर, फॉरेन तुरंत सेक्टर नहीं, फॉरेन मतलब बाहर की सेक्टर भी बोलते हैं। समझ में आया? तो ये हमारे पास क्या है सर? सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है। मैं इसका आपका क्विक रिकैप देखता हूं, एकदम फटाक से, एकदम जल्दी जल्दी। ठीक, चलिए साथ में आप लोग भी बोलने की कोशिश करिएगा। हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर में कौन इंक्लूड होते हैं सर? कंज्यूमर इंक्लूड होते हैं, जनरल पब्लिक इंक्लूड होती है। ये क्या होते हैं? ओनर होते हैं किसके? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर में कौन लोग आते हैं सर? वो यूनिट, वो फर्म जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है और परचेज करती है, हायर करती है किसको? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। अगला गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर हम किस तरीके से? दो तरीके से समझते हैं, एक वेलफेयर एजेंसी और एक गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर। गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी मतलब लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, डिफेंस के लिए, एड्स के लिए, सब्सिडरी के लिए प्रोवाइड करती है, लॉ एंड ऑर्डर को डील करती है। अंडरस्टूड? गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर क्या सर? गवर्नमेंट की भी कंपनी होती है, वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करती है। तो गवर्नमेंट को हम दो तरीके से समझते हैं। उसके बाद आइए लास्ट वाला एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंपोर्ट मतलब बाहर से लेके आना, एक्सपोर्ट मतलब दूसरी कंट्री में उसको डिलीवर करना। अंडरस्टूड है? इसको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर। तो जिस तरीके से मैंने अभी पढ़ा, एक रिवीजन क्विक हुआ एकदम फास्ट तरीके से, तो उसी के तरीके से आपको इसको समझना है। अंडरस्टूड? पहले अच्छी तरीके से समझेंगे, फिर इसको फास्ट फास्ट रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो आज की क्लास जो है हमारी यहीं तक समाप्त होती है। इकोनॉमिक्स की क्लास, ठीक है, और बिजनेस की क्लास भी हमारी डल चुकी है और अकाउंट्स की क्लास भी हमारी डल चुकी है। तो फटाफट जाइए, उसको जाकर के देखिए, और अच्छा लगे तो कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। एक हम आज आपके पास धमाकेदार ऑफर एक लेकर के आए हैं। फरहान कॉमर्स क्लासेस आपको क्लास 11 और क्लास 12, हाँ आपने सही सुना, क्लास 11 और क्लास 12 आपको ईच क्लासेस आपको जो लेक्चर 4990 में हम प्रोवाइड करते थे ऑनलाइन, जो हमारा रेट है बाकी लोगों के लिए, वो हमारे एक्सक्लूसिव स्टूडेंट जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से, उनके लिए हम लेकर के आए सिर्फ 499 में। ये किनके लिए सर? फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए। जो पहला 100 स्टूडेंट इसको ले लेगा वहां पे ऑफर खत्म हो जाएगी। फिर इसका हम रेट वापस से लेकर के आ जाएंगे हम 5000 में, आगे हो सकता है 10,000 और 12,000 भी हो सकता है, क्योंकि हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये हमारा ऑफलाइन रिजल्ट है। अगर चाहते हैं कि इसकी जगह आपका भी फोटो लगे और यहाँ पे 92, 93, 94 लिखा है आपके फोटो के सामने, और घर वाले बोले शाबाश बेटा क्या नंबर लेकर के आया, तो उसके लिए हमारी ऑफलाइन क्लास में आएंगे। देखिए उसका यहाँ पे एड्रेस आपको दिया है ऑफलाइन क्लास का, और यहाँ पे नंबर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिए, हमारे विजिट कर सकते हैं आप हमारे एड्रेस पे, या तो हमें व्हाट्सएप दीजिए या कॉल करिए इस गिवन नंबर पे। तो आज के लिए क्लास यही थी। थैंक यू, शुक्रिया।